सके मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि बिहार के दौरे की भी बात हो रही है। पहलगाम हमले के बाद सीधे मोदी जी बिहार पहुंचे थे। एक बार फिर से बिहार जाने की तैयारी है। और एक और चीज हुई। सवाल मेरा ये है कि क्या अभी तक, चाहे वो केरल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, ये सारे दौरे क्या बिहार के लिहाज से माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी? क्योंकि बिहार में अगर सीधे जाते तो बिहार के लोग कहते कि लो सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं, इसलिए माहौल बनाया जा रहा था। और साथ में 2 दिन का ये जो दौरा है, रोड शो से लेकर के तमाम चीजें, बिहार की राजनीति को क्या नई दिशा दे पाएगा? प्रधानमंत्री जी का जो ये 2 दिवसीय दौरा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चुनावी दौरा है और मोमेंटम बनाने की कोशिश करने ही प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। लेकिन जो गुजरात में रोड शो हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो सिक्किम में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, वहां भी बिहार को लेकर के ही मोमेंटम बनाने की कोशिश हो रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अभी हमने देखा कि गुजरात के 4 जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोड शो किए और इंतहा तो तब हो गई जब कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को कलेक्टर ने फोन किया कि आप आइए और आकर के प्रधानमंत्री पे फूल बरसाइए। ये बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या पटना में जो रोड शो करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम, क्या उसमें शहीद इम्तियाज अली के परिवार को भी बुलाया जाएगा, या राम बाबू प्रसाद जो बिहार के जवान शहीद हुए हैं, सिवान के रहने वाले थे, उनके परिवार को भी कलेक्टर फोन करेगा कि जाइए पटना, जाके खड़े होकर के मोदी जी जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते पे आपको फूल बिछाने हैं। तो ये तमाम चीजें भी देखने की होंगी। लेकिन मोदी जी चुनावी मोड में है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आतंकवाद, ये तमाम चीजें, पाकिस्तान से लड़ना, युद्ध करना, आतंकवाद और ये सब चीजें जो है, ये उनके भाषणों भर तो हैं, और चूंकि वो उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं, उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, उन्होंने कुछ किया होता तो आकर के बताते कि मैंने बिहार को ये दिया है, बिहार के लिए मैंने इतने कल कारखाने लगा दिए, बिहार को मैंने इतनी चीनी चीनी फैक्ट्रियां दे दी, बिहार को मैंने इतने रेल कारखाने दे दिए। यहाँ तक कि बिहार में जो कुछ है वो वहां यहाँ से उठा उठा करके ले जा रहे हैं। तो अब ये तो बताएंगे नहीं कि हम बिहार से जो है जमालपुर में SCRA का जो है एक बड़ा इंस्टीट्यूट था उसको हम उठा के गुजरात ले गए। बिहार में जमालपुर रेल कारखाना 125 साल पुराना, 150 साल पुराना ब्रिटिश टाइम का रेल कारखाना है। वहां आकर के तो अभी रेल मंत्री जी आए थे, अब वो यहाँ आकर के ये तो बताएंगे नहीं कि जमालपुर में जो डीजल शेड है उसको जो है हम बिजली का बनाने के बजाय, यहाँ इलेक्ट्रिक शेड बनाने के बजाय हम इस डीजल शेड को इलेक्ट्रिक यहाँ खत्म करके इलेक्ट्रिक शेड जो है हम लखनऊ उठा करके ले जा रहे हैं। ये तमाम चीजें तो वो बिहार में बता नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये तमाम चीजें, ये जो सी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग्स हैं, बिल्कुल मैं इसको सी ग्रेड फिल्मों का डायलॉग ही बोलता हूँ कि खाओ पियो मस्त रहो पानी पियो, नहीं तो हमारी गोली तो है ही। ये एकदम से राजकुमार स्टाइल का डायलॉग है और वो ऐसे ही डायलॉग तमाम बोल भी रहे हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री 24x7 चुनावी मोड में ही रहते हैं। अब अलबत्ता ये है कि जो दौरा इनका सेट किया गया है, इससे हट के मोदी जी चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो चीजें घूम रही हैं, हमको उन पर बात करना मैं समझता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा जरूरी है। देखिए नीतीश जी जिस तरह से एनडीए की बैठक से उस दिन बाहर निकले हैं, पूरे मीडिया में, पूरी गोदी मीडिया में ये खबर आपको कहीं भी नहीं दिखाई गई है। उसके अगले दिन के मैंने कम से कम 12 न्यूज़पेपर देखे हैं जो बिहार में आते हैं, बहुत प्रमुखता से पढ़े जाते हैं। उनमें ये खबर तो थी कि मोदी नीतीश कुमार एनडीए की जो है बैठक में शामिल हुए, लेकिन ये खबर कहीं नहीं थी कि 7 से 8 मिनट में और 10 मिनट में वो बाहर निकल गए। इंडिया टुडे के डिजिटल पोर्टल पर वो खबर चली थी, 10 से 15 मिनट के बाद वो खबर भी वहां से डिलीट हो गई थी। तो ये इसको ध्यान में रखना जरूरी है आरती सर कि नीतीश कुमार की जो तेवर हैं उससे मोदी जी किस तरह से उसको किस तरह से मोदी जी बिहार में आके हैंडल करेंगे। देखिए नीतीश कुमार के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है, ये बिल्कुल तय है। और मैं आपको अंदर के सूत्रों की बात बता रहा हूं कि इस बार जनता दल यूनाइटेड ने लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर के पटना से या विक्रमगंज में जो उनकी सभा है वो इंश्योर करें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है। और जो जदयू ने नारा दिया है 25 से 30 फिर से नीतीश, वो उसको उस पर जो है वो उसको इंडोर्स करते हुए उस पर मोहर लगाएं। नहीं तो फिर जनता दल यूनाइटेड दूसरे रास्ते पर भी जा सकती है। अब वो दूसरा रास्ता क्या होगा इस पर फिर मैं कभी बताऊंगा आपको, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अल्टीमेटम दिया जा चुका है। पटना आने के बाद भी नीतीश कुमार बैठे नहीं, आपको मैं बता दे रहा हूं। पटना जब नीतीश कुमार उतरे, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उस बैठक से नीतीश कुमार के निकलने से लेकर पटना पहुंचने की, जिस पर हम सबका ध्यान होना चाहिए। देखिए जब वो नीतीश कुमार उस बैठक से बाहर निकले, उस बैठक में ललन सिंह बैठे हुए थे। ललन सिंह उनके साथ बाहर तक नहीं आए थे।
विनोद तावड़े और संजय मयूख जो भाजपा के नेता हैं वो उनके साथ पीछे पीछे भागते हुए बाहर तक आते हैं कि कहीं नीतीश कुमार मीडिया के सामने कुछ बोल ना दे, और अगर वो मीडिया के सामने कुछ बोलते हैं तो वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाएगी। पटना में पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया गया था कि नीतीश कुमार जब पटना एयरपोर्ट से बाहर निकल करके अपनी गाड़ी तक आएंगे, उस वक्त कोई भी गोदी मीडिया का रिपोर्टर पटना एयरपोर्ट के आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए। मीडिया नीतीश कुमार जी के सामने नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नीतीश कुमार जी मीडिया के सामने कोई बात कह दे, कोई बयान दे दे। उसकी पूरी प्लानिंग की गई थी पटना में। यूट्यूबर्स को भी बताया गया था, क्योंकि पटना में इनके एक दो यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इनके पेड हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं इनके साथ बैठ करके, मतलब पर्दे के पीछे से। कहने को वो यूट्यूबर हैं और डिजिटल चैनल्स हैं, लेकिन वो अपना उनका एक एजेंडा है साफ सुथरा, वो दिख जाता है। उन तमाम के रिपोर्टर्स को ये हिदायत दे दी गई थी कि आपको नीतीश कुमार को फेस नहीं करना है। उसके अगले दिन क्या करते हैं नीतीश कुमार, अचानक से मतलब छापेमारी करते हैं जाकर के जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में, बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के, और प्रदेश अध्यक्ष को इस कदर लताड़ लगाते हैं, इस कदर लताड़ लगाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये अंदर खाने की खबर है। दूसरी एक बात, एक वीडियो 8 सेकंड का एक वीडियो है दिल्ली की उस मीटिंग का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश जी कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश जी उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सम्राट चौधरी की तरफ मुखातिब है। मेरे पास वो वीडियो नहीं है, वरना मैं आपको भेज देता। आप उस वीडियो को तलाश करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं कोई ऐसा क्लिप आपको भेजूंगा जहां वो वीडियो आपको दिख जाएगी। उसमें बार बार नीतीश जी उनको कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे। मोदी जी सम्राट चौधरी की तरफ मुखातिब है। देखिए, इससे पहले नीतीश जी ने जो बैठक किया था जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ में, उसमें सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी संजय झा और ललन सिंह को नीतीश जी ने दे दी थी कि सीट शेयरिंग के टेबल पर आप दोनों बैठेंगे और हम 123 सीटों से कम पर कोई समझौता करने वाले नहीं है। 123 से हम नीचे आने को तैयार नहीं है। उस 123 में बहुत अगर होगा तो 4-5 सीटें हम उपेंद्र कुशवाहा को देकर के उनको एकोमोडेट कर सकते हैं अपने साथ में। तो लेकिन उस दिन प्रधानमंत्री के साथ नीतीश जी जिस तरह से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ऑडियो तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन ये तय है कि नीतीश जी को भी ये समझ में आ गया है कि जो टास्क इन्होंने संजय झा और ललन सिंह को दिया है उसमें वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नीतीश जी खुद आगे बढ़ के बात करना चाहते हैं। अब नीतीश जी का ये मतलब बिल्कुल अल्टीमेटम है कि आप यहाँ इंश्योर करिए, मंच से अनाउंस कीजिए कि हम सीएम हैं, हम आगे सीएम रहेंगे, नहीं तो फिर हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। और एक पूरा रोड शो प्लान किया गया है एयरपोर्ट से लेकर के भाजपा कार्यालय तक का। कल शाम में तमाम बैरिकेड्स लगाए गए हैं और वो जो इनका अपना होता है खुली जीप में, वो अपना स्टाइलिश कपड़ा पहन के साफा वाफा बांध के, जो मोदी जी का अपना एक ट्रेंड है जिस तरह से वो करते हैं। और उम्मीद है कि नीतीश जी उस रोड शो में शामिल होंगे। लेकिन अगर नीतीश जी उस रोड शो में शामिल नहीं होते हैं आरपी राय सर, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 10 दिनों में बिहार बहुत बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा। अब वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट मध्यावधि चुनाव होगा या वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नीतीश कुमार की 10वीं शपथ होगी, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर कल की रोड शो में मोदी जी के साथ नीतीश जी खड़े नहीं दिखाई दिए तो आप बिहार से बहुत जल्द, बिहार चुनाव से पहले कुछ बहुत बड़ा ब्रेकिंग सुनने को मिल सकता है आपको। जी बिल्कुल। सवाल ये भी उठता है कि ये जो सारे सवाल हैं उनके जवाब कब आएंगे। ये सारे सवाल पूछे तो जा रहे हैं, देश के लोग भी पूछ रहे हैं और विपक्ष भी पूछ रहा है, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आएंगे कब? अब तो प्रधानमंत्री जी जैसा कि अभी तक सारी चीजों पर उनका रवैया रहा है, ठीक उसी रवैये पर चल रहे हैं। और बिहार को सियासी मायने में अलग माना जाता है। ऐसा कि एक और चीज है जो अब सरकार ये कह रही है कि भाई एक ऑफिशियली कार्यक्रम वो लॉन्च कर रहे हैं 9 जून से, जिसको शुरू करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का गान करने के लिए वो हर घर में सिंदूर बांटने का काम करेंगे। कितना भावनात्मक रूप से जोड़ पाएंगे ये बिहार के लोगों को? खास करके बिहार का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि इलेक्शन स्टेट है, तमाम चीजें उसको फोकस करके की जा रही हैं। एक तरफ जहां तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री जी 2 घंटे 3 घंटे रहेंगे, वहीं वो बिहार में 2 दिन रहने जा रहे हैं, पूरा स्टे कर रहे हैं वहां पर। शाम को जनसभा, अगले दिन वो, और फिर आप अभी जिक्र कर रहे थे कि बिहार को देंगे क्या, तो अभी तक तो ऑफिशियली जिस तरीके की खबरें हैं वो करीब करीब 85,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं, परियोजनाएं बिहार को देने जा रहे हैं। अनम्यूट करिएगा, सकेब अनम्यूट करिएगा प्लीज। मुजफ्फरपुर में एक एयरपोर्ट है और हर चुनाव से पहले उस एयरपोर्ट का भू अर्जन पदाधिकारी निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और ये घोषणा होती है कि इस बार प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर देंगे।
ये पिछले 15 सालों से चल रहा है। तो इसलिए अब वो क्या देने जा रहे हैं, क्या देंगे, देने को तो 1,1500 करोड़ भी दे करके गए हैं, जिसके बारे में लालू जी ने कहा था कि मोदी जी जरा धीरे बोलिए नहीं तो नस फट जाएगा, ये वाला जो अपने लालू जी टिपिकल अंदाज में बोलते हैं। उस 1,1500 करोड़ के पैकेज का क्या हुआ है वो भी बिहार की जनता आज तक नहीं जानती है। 1.25 अभी उन्होंने 1.25 लाख। हाँ 1,15 लाख, माफ कीजिएगा, 1,15 लाख करोड़ के पैकेज का। अभी उन्होंने पिछले साल बजट में विशेष राज्य का दर्जा वाला जो मामला था उसको डिनाई करते हुए उन्होंने कहा कि हम विशेष पैकेज दे देते हैं। विशेष पैकेज में उन्होंने 59,000 करोड़ के विशेष पैकेज की बिहार को घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव के बाद का पहला जो बजट था उसकी मैं बात करूं, मीडिया ने खूब गुणगान किया था कि बिहार को विशेष पैकेज मिल गया, 59,000 करोड़ का पैकेज मिल गया। उसकी देखिए, उसकी सच्चाई ये है कि वो 21,400 करोड़ रुपए का जो फंड है उसमें वो दरअसल पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा अलॉट किया गया है। वो प्रोजेक्ट जो मनमोहन सिंह अपने सरकार के अंतिम दौर में उस प्रोजेक्ट को साइन करके उसको पास करके गए थे, उसका पैसा बिहार को 10 सालों के बाद मिला है। और पोर्ट्रे ऐसे किया गया जैसे ये मोदी जी ने अपनी तरफ से दिया है और ये मोदी जी दे रहे हैं बिहार को। लेकिन ये तमाम चीजें अब चूंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, ये चीजें छुपती नहीं है, ये चीजें सामने आ जाती हैं। अभी मोदी जी तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे थे, तो बिहार में भी उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाला, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खूब तिरंगा यात्रा निकाला। लेकिन मैं आपको राम प्रकाश भाई पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उस तिरंगा यात्रा में इनको जनता का कोई समर्थन नहीं मिला है। जो इनके अपने प्रकोष्ठ के नेता लोग हैं, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ वाले खुद इनकी जो पार्टी के पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो अपना तिरंगा लेके गए रोड पे 200-250 लोगों की संख्या में, या फिर उन जगहों पे इनको थोड़े लोग मिल गए जो मार्केट एरिया होता है, जो आमतौर पर चैम्बर का जो एरिया होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो एरिया होता है, जहां आमतौर पर भाजपा का वोटर होता है। लेकिन ये कहिए कि कोई रूरल एरिया से गांव ग्रामीण से लोग उठ करके आ गए हो हाथ में तिरंगा लेकर के कि भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाला है तो 2,000-10,000 की भीड़ आ गई हो, ऐसा बिहार में कहीं भी नहीं हुआ है। तो अब ये सिंदूर बांटेंगे, क्या करेंगे, ये इसका क्या असर होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक, देखिए मैं अभी तक बिहार की सरजमीन पर मैं कई जिलों में गया और मैं कल या परसों फिर मैं चंपारण जा रहा हूं, मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा, मैं वहां से आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी आदत है कि अब तो खैर अब मैं अगर कहीं बाहर जाऊंगा तो मेरी आदत है, बिहार की सबसे बड़ी खासियत ये है राम प्रकाश भाई कि अगर आपको चुनाव के बारे में बहुत कुछ जानना हो तो आप चाय की गुमटियों पे जाके बैठिए, वहां पे आपको बहुत सारे फीडबैक्स मिलते हैं और हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फीडबैक मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां से कुछ बातें निकाल करके लाऊं, लेकिन मुझे अभी तक कहीं ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि इस ऑपरेशन सिंदूर का बिहार की राजनीति पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है जैसा पुलवामा के टाइम हुआ था। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें सारा रायता ट्रंप ने फैला दिया बीच में आकर के। ठीक है, ट्रंप ने अगर वो ट्वीट नहीं किया होता तो शायद ये क्रेडिट ले भी जाते, लेकिन ट्रंप ने ट्वीट के बाद ट्वीट करके ये रायता ऐसा फैलाया है कि इनको जवाब देते नहीं बन रहा है। अब भाई जब युद्ध हुआ नहीं तो युद्ध विराम कैसा, और जब चल रहा है तो फिर ये जो है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अभी, आप जब चल रहा है तो उसकी मार्केटिंग कैसी, तो ये तमाम चीजें अभी जैसे सर अभी बता रहे थे कि अब वो कानपुर मान लीजिए जाते भी हैं और शुभम द्विवेदी के भी घर जाते हैं, तो वो मोमेंटम नहीं बना पाएंगे जो राहुल गांधी बना के जा चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस मामले में उनसे एज ले गए हैं। और सिर्फ शुभम द्विवेदी के घर नहीं, जितने भी आप देखिए पहलगाम के पीड़ितों के घर जाने का मामला हो या शहीद जवानों के घर जाने का मामला हो, वो हिमांशी नरवाल के घर भी गए, वो शुभम द्विवेदी के घर भी गए, वो कश्मीर भी गए, 2 बार गए कश्मीर, पूंछ भी गए, घटना के तुरंत बाद वो पहलगाम भी गए। बहुत मुमकिन है कि राहुल गांधी आज जो है, कल 27 मई को राहुल गांधी का एक दौरा होना था नालंदा में, जो नहीं हो पाया, स्थगित हो गया। शायद खबर आई है कि 1 जून को वो दौरा नालंदा में हो सकता है कि राहुल गांधी फिर वहां से नालंदा से अपना वो जो है वो जनसभा करके छपरा या सिवान, जो दो लोग जो शहीद हुए हैं, वहां तक जो है राहुल गांधी वहां भी जा सकते हैं। इसमें कहीं मतलब इसमें संशय की स्थिति अभी तक है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा और जरूर होगा, राहुल गांधी जाएंगे जरूर। वो इम्तियाज अली के भी घर जाएंगे और वो शहीद राम प्रसाद बाबू के घर भी जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की प्लानिंग कांग्रेस कर रही है। अब मोदी जी क्या है कि अब बिल्कुल सर अभी सही कह रहे थे कि अब मोदी जी जो भी करेंगे वो माना जाएगा कि वो राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे जैसे राहुल गांधी ने किया, अब मोदी जी उनके पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी को जो करना था वो करके राहुल गांधी निकल चुके हैं। मामला फिर यहाँ पर यह होता है कि नीतीश कुमार जी के जो तेवर इस वक्त, देखिए राहुल, एक तरफ तेजस्वी यादव के परिवार पे संकट आया हुआ है,
मैं राजनीतिक संकट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पारिवारिक संकट की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा 2017 में समाजवादी पार्टी के अंदर भी पारिवारिक संकट बहुत ऊपर था। शिवपाल यादव का एक अलग मामला चल रहा था उधर, और पावर शिफ्टिंग की बात हो रही थी, तमाम चीजें थी। यहां भी अभी यही चल रहा है, तेज प्रताप यादव को लेकर के। लालू यादव ने एक बहुत बड़ी अकलमंदी ये की है कि जैसे ही ये खबर आई किसी दूसरी महिला के साथ संबंध होने की, लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से निष्कासित कर दिया। नहीं तो भाजपा इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाली थी चुनाव में, क्योंकि तेज प्रताप यादव की जो शादी हुई थी वो दरोगा राय पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनकी सुपुत्री चंद्रवंशी राय, माफ कीजिएगा क्या उनके पिता का नाम है, उनकी बेटी से हुई थी, वो यादव समाज से आती है। और तेजस्वी यादव की शादी हुई है एक ईसाई महिला से, है ना, वो अंतरधर्मीय शादी है। तो भाजपा इस बात को मुद्दा बनाने के इसमें थी कि अंतरधर्मीय शादी को तो लालू परिवार ने एक्सेप्ट कर लिया और बहू को मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन स्वजातीय जो शादी की है, यादव बेटी को लाया है घर में, उसको परिवार प्रताड़ित कर रहा है। तो यादवों के बीच में ये मैसेज देने की भाजपा पूरी कोशिश करना शुरू कर देती कि यादव वोट टूट जाए। तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर करके, परिवार से बाहर करके लालू यादव ने भाजपा की उस कोशिश पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। हालांकि कोशिश अब भी जारी है, रोज गोदी मीडिया का कोई ना कोई शो तेज प्रताप यादव के प्रकरण पर चलता है उससे अब, लेकिन जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता, देखिए, जनता को लगता है कि ये उनके अपना आपका पारिवारिक मामला है। और एक चीज मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि लालू यादव के बारे में, आप लालू यादव को भ्रष्टाचारी बोल सकते हैं, लेकिन लालू यादव को आप व्यभिचारी नहीं बोल सकते हैं। लालू यादव का इस मामले में बहुत नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड है। एक अच्छा परिवार चलाया उन्होंने, एक बहुत अच्छी वैवाहिक जीवन उन्होंने गुजारा है। परिवार, पत्नी, बच्चे बच्चियां सब, और किसी भी बच्चे बच्ची, चाहे वो तेजस्वी हो या उनकी कोई बच्ची हो, बेटी हो, माशाल्लाह 7 बेटियां हैं उनकी, किसी के भी किरदार पे कोई दाग नहीं है। राबड़ी जी एक अच्छी मुख्यमंत्री भी बनी, गृहिणी भी है, वो एक हाउसवाइफ, अच्छी हाउसवाइफ है। तो परिवार को लेकर के कभी भी किसी तरह का कोई विवाद सामने नहीं आया। ये तेज प्रताप यादव जो है, इन्होंने एक नया शोषा छोड़ा है, पता नहीं क्या चक्कर है, नहीं है इसका सच कब सामने आएगा नहीं आएगा, लेकिन इसको अब भाजपा मुद्दा नहीं बना पाएगी चुनाव में। और नीतीश कुमार की सिंपैथी में आपको फिर बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार को इस बात का पूरा यकीन है कि जिस दिन नीतीश कुमार को भाजपा डिच करने की कोशिश करेगी, नीतीश कुमार को शिंदे बना देना भाजपा के लिए बिहार में नामुमकिन सी बात है। मैं आपको मतलब पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत है कि उनकी स्वीकार्यता दूसरे गठबंधन में भी उसी तरह से बनी हुई है। और भाजपा इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि जिस दिन हमने नीतीश कुमार को तब तक भाजपा मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकती है जब तक नीतीश कुमार खुद नहीं चाहेंगे। और नीतीश कुमार को धोखा देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को औंधे मुंह गिरना पड़ेगा, और इतना औंधे मुंह गिरेगी कि आने वाले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि लालू यादव बैठे हुए हैं पीछे। हर हाल में लालू यादव, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की लालू यादव को जल्दी नहीं है। तेजस्वी यादव 5 साल बाद भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 5 साल और दे देंगे नीतीश कुमार को, लेकिन भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि भाजपा अगर एक बार सत्ता में आ जाएगी तो तेजस्वी यादव से मुख्यमंत्री की कुर्सी कम से कम 15-20 साल और दूर हो जाएगी। तो ये लालू यादव भी जानते हैं, नीतीश को भी पता है कि हमको डिच करने की स्थिति में मेरा जो मित्र समान भाई है लालू यादव, वो खड़ा रहेगा। इसलिए नीतीश कुमार बहुत सीना तान के बार्गेन करेंगे, और एकदम डंके की चोट पे बार्गेन कर रहे हैं। उनको ये दबा लेंगे और उनको झुका लेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर ऐसा सोच रहे तो वो मुगालते में है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर 1 घंटा भी दिन भर में राजनीति कर लेते हैं तो सामने वाली के किसी भी राजनीतिक दल के 24 घंटे की राजनीति को फलिता लगा सकते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं। तो इसको लेकर के भी भाजपा बहुत ज्यादा टेंशन में, और नीतीश कुमार ने ये अंतिम दे दिया है कि भाई आप घोषित कर दीजिए, क्योंकि हमको अपने लोगों को समझाना है कि हम सीएम हैं। क्योंकि देखिए उनके अपने जो लोग हैं, जो पिछड़ा अति पिछड़ा का उन्होंने समीकरण बनाया है, जिस समीकरण को वो 20 साल से सत्ता में बने हुए हैं, महादलित और अति पिछड़ा का जो समीकरण है उनका 15-16% का जो चंक बनता है, उसमें ये मैसेज जाना शुरू हो गया है कि ललन सिंह और संजय झा ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। जदयू मूलतः पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है, अति पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है, गैर यादव अति पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है। अब उसका चेहरा या उसको हाईजैक करने की कोशिश अगर कोई सवर्ण जो भूमियार समाज से आता है, ब्राह्मण समाज से आता है, वो अगर हाईजैक करने की कोशिश करेगा, पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो उसका जो कैडर वोट है उसके अंदर एक निगेटिव मैसेज जाएगा। और अभी भी बिहार में जाति, मतलब बिहार और यूपी की जो बात करते हैं कि जाति की जड़ें बहुत गहरी हैं, और इसीलिए भाजपा बार बार जो है जाति के ऊपर हिंदुत्व को हावी करना चाहती है। अभी आप देखिएगा बहुत टैक्टिकली मोहन भागवत जी का एक इंटरव्यू आया है, मतलब मैं उसको एक इंटरव्यू नहीं कहता हूं,
ऑर्गेनाइजर के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक स्क्रिप्टेड है, जो सामने आई है कि हिंदू एकता की बात उन्होंने किया है, मोहन भागवत जी ने, उसमें 5 जने के भी लोग बैठे हैं, ऑर्गेनाइजर के भी लोग बैठे हैं, और उन्होंने एक साक्षात्कार टाइप का कुछ बनाया है, फिर उसको पब्लिश किया है, जनता के बीच में, बिहार के लोगों के बीच में उसको फैलाया जा रहा है कि ये मोहन भागवत जी हिंदू एकता की बात करें। दरअसल ये तमाम कवायद उसी जातीय समीकरण को तोड़ने की है कि आप उसको हिंदुत्व के अम्ब्रेला में एक साथ समेट करके नीतीश कुमार का जो प्रभाव है जातियों के ऊपर में उसको कम करिए, उनका विधायक दल छोटा करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के आप बातों को फैलाइए, ताकि जब पावर शिफ्टिंग हो तो एकदम नेचुरल लगे कि नहीं, अब नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे, तो इसलिए अब जो है वो मुख्यमंत्री जो है सीएम की कुर्सी संभालने के लायक नहीं थे, तो इसलिए उनको रिप्लेस करके अब एक, और अभी भी भाजपा के पास बिहार में, और बिहार मध्य प्रदेश नहीं है, बिहार राजस्थान नहीं है कि आप बिना फेस डिक्लेयर किए बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ लेगी या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ लेगी। इससे पहले देखिए, एनडीए में अभी भी फेस को लेकर संशय बना हुआ है, दूसरी तरफ महागठबंधन में फेस को लेकर कोई संशय नहीं है। महागठबंधन को वोट देने वाले लोगों को पता है कि महागठबंधन को मैंडेट आने की स्थिति में तेजस्वी यादव सीएम है, ये श्योर है। ये अलग है कि मोदी मीडिया बार बार चला देता है कि भाई सीएम फेस डिक्लेयर नहीं हो रहा है, सीएम फेस डिक्लेयर नहीं हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा, चूंकि वो एनडीए की तरफ ऐसा है इसलिए उसको काउंटर करने के लिए गोदी मीडिया इधर चलाता है, ये अलग बात है। लेकिन आवाम के बीच ये मैसेज है कि भाई महागठबंधन को अगर मैंडेट आएगा तो तेजस्वी यादव विल बी द सीएम। लेकिन एनडीए में ये संशय की स्थिति बनी हुई है, और बच्चा बच्चा इस बात को जान गया है कि ऐसा होने की स्थिति में इस बार भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है। तो ये एनडीए के लिए एक समझिए कि कहीं बैकफायर भी। जी सर आप कुछ बोल रहे हैं। बड़ा भाई, प्रशांत किशोर का भी तो फैक्टर है बिहार में ना जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, इसीलिए उनको देखिए, आरसीपी सिंह को प्रशांत किशोर के साथ जोड़ने का एक बड़ा कारण यही है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं। आरसीपी, वो भाजपा हर हाल में चाहती है कि जेडीयू का विधायक दल भाजपा से छोटा हो, ताकि एक मेंटल प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा सके। जैसे पिछली बार उन्होंने किया जरूर, जनता दल यूनाइटेड को 43 सीट पे लाया जरूर चिराग मॉडल करके, लेकिन इस बार वो कोई चिराग मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए प्रशांत किशोर को और आरसीपी सिंह को अलाई किया गया है। और बहुत मुमकिन है कि इसमें आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप इसमें चिराग को भी देखेंगे, क्योंकि चिराग के भी तेवर जो है, क्योंकि नीतीश कुमार चिराग को एक आंख नहीं, चिराग पासवान को नीतीश कुमार बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ये एकदम तय है। क्योंकि उनको ये पता है कि उनके विधायक दल को, जो कभी 110 विधायक वाली पार्टी थी, उसको 43 सीटों पे लाने वाला कोई व्यक्ति अगर बिहार में है तो वो चिराग पासवान है। हाँ, वो चिराग है, इसलिए नीतीश कुमार चिराग को पसंद नहीं करते हैं कभी भी, और चिराग पे वो भरोसा भी नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि कल को चिराग अलायंस से बाहर निकल करके प्रशांत किशोर के साथ चले जाए, बाद में फिर वो आ जाएंगे, वो आपसी सहमति से ऐसा हो सकता है। जी।